हेलो फ्रेंड्स, 28 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं संडे की। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 18 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। संडेज को थोड़ी ज्यादा न्यूज आइटम्स होती है, एसएनडी रिलेटेड कवरेज ज्यादा होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूज आइटम है, प्रोटेस्ट्स इरप्ट एज वानी सक्सेसर किल्ड इन पुलवामा। तो ये पुलवामा कश्मीर में एनकाउंटर हुआ जिसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सफजर अहमद भट्ट का डेथ हुआ। तो ये जो थे वो बुरहान वानी जो फॉर्मर कमांडर थे हिजबुल मुजाहिदीन के, ही वाज द लीडर जिनका एनकाउंटर हुआ था 2016 में, जुलाई 2016 में। तब से अब तक कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग चल रहा है और सिचुएशन वॉलेटाइल है। और अब इनका जो ये कमांडर सक्सेसर था उनका भी एनकाउंटर हुआ है, तो वो न्यूज है। तो अब फिर से प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुए हैं और यहाँ पे कर्फ्यू भी लाया गया है श्रीनगर में। तो ये, तो हिजबुल मुजाहिदीन एक्चुअली एक टेररिस्ट आउटफिट है जो इनहेरेंट कश्मीरी टेररिस्ट आउटफिट है, जो कश्मीरी ने ही बनाया है। प्लस ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया, यूएस, तो इन्होंने इसको बैन किया है। तो ये हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर है, तो ये प्रो पाकिस्तान भी मानी जाती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, ई माइग्रेट वायलेट्स अ सोवरेनिटी, यूएई एनवॉय कॉल्स फ्लैगशिप स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स अब्रॉड इंक्लूसिव। तो ये है ई माइग्रेट प्रोग्राम के बारे में, जो जुलाई 2015 में अनाउंस किया गया था। तो ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको अनाउंस किया था, जिसके अंदर यहाँ पे जो ये अनाउंस भी इसलिए किया गया था क्योंकि जो इमिग्रेंट वर्कर्स है जो इंडिया से अब्रॉड जाते हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ काफी सारे वर्कर्स का कंप्लेंट्स आ रही थी मिसट्रीटमेंट के बारे में। तो इसीलिए ई माइग्रेट प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। तो ये एक डेटाबेस बनाया जाएगा। तो ये डेटाबेस में सारे डिटेल्स डाले जाते हैं रिगार्डिंग द इमिग्रेंट, उनका फॉरेन एम्प्लॉयर कौन है, कंपनी कौन सी है, रिक्रूटिंग एजेंट्स कौन है, सारे डिटेल्स यहाँ डाले जाते हैं। इवन ये इमिग्रेंट प्रोग्राम में प्रोविजन है कि जो फॉरेन कंपनी है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स, उस प्रेमाइसेस का इवन इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। तो मैंडेटरी इंस्पेक्शन भी इधर है, इसमें प्रोविजन है। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने तो तभी जुलाई 2015 में इश्यूज रेज किए थे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब यूएई गवर्नमेंट ने भी इशू रेज किए कि दिस इज अगेंस्ट सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारी सोवरेनिटी को ये अफेक्ट कर रहा है, तो इसको आप इसको कंसिडर करो, आप इसके अंदर डिटेल्स को चेंज करो। तो इस प्रोग्राम की वजह से और भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि इस वजह से इवन इमिग्रेंट्स जो है इंडिया से लेबर फोर्स जो जाता है गल्फ कंट्रीज में स्पेशली, काफी कम हो गया है अब। तो यहाँ पे अगर ये डेटा दिया गया 2015 का, तो 3 कंट्रीज का अगर यहाँ पे डेटा देखा जाए तो इंडिया से 37% लेबर जाता था, पाकिस्तान से 44% और बांग्लादेश से 19%। लेकिन अब 2017 के फर्स्ट 3 मंथ्स का भी आप डेटा देखोगे तो इंडिया से काफी कम हो गया और बांग्लादेश से 51% इमिग्रेंट्स हो गए। तो जो इंडिया का लॉस हुआ है वो बांग्लादेश के लिए गेन हुआ है। तो ये जो इमिग्रेंट्स होते हैं मेजरली वो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं एज अगेंस्ट व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो व्हाइट कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, और ब्लू कॉलर वर्कर्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये जो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है ई माइग्रेंट प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी सारा डिटेल्स भरना होता है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देम। तो उस वो उनको डिफिकल्ट लगता होगा, उनको वो हिंड्रेंस लगता होगा, इवन वो टेक्स सेवी ना हो। तो ये कंसर्न्स की वजह से उन्होंने बांग्लादेश माइग्रेंट्स को ले लिया। तो इस वजह से इवन इंडिया से इमिग्रेंट्स कम हो गए हैं जाना गल्फ कंट्रीज में, प्लस ऑल्सो इंडिया का रेमिटेंसेस भी काफी कम हो रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड बैंक डेटा भी देखा जाए तो इंडिया से जो इमिग्रेंट्स रेमिटेंस आता है, मतलब जो इमिग्रेंट्स पैसा कंट्री में वापस भेजते, तो अप्रैल 2017 के रिपोर्ट के हिसाब से भी इंडिया का जो रेमिटेंसेस है उसमें मैक्सिमम ईयर ऑन ईयर, बिगेस्ट ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन अब 2016 के डेटा में आया है। तो इंडिया अभी भी टॉप मोस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड इंडिया ही है, पर डिक्लाइन अब आ रहा है उसमें। तो वो यहाँ पे डेटा है। फिर अगला न्यूज आइटम है, फोर्टिफाइड फूड फॉर थॉट। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मनेका गांधी ने अब अनाउंस किया है कि वो चाहती है कि पैकेट्स ऑफ फोर्टिफाइड रेडी टू ईट जो है, रेडी टू सर्व मील्स प्रोवाइड किए जाए। तो ये फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन काफी बार न्यूज में रहा है। तो फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है विथ विटामिन या मिनरल्स, जैसे सॉल्ट के अंदर आयोडीन डाला जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है, आयोडीन फोर्टिफिकेशन। तो इससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज है उसको हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो फोर्टिफिकेशन किया जाएगा तो इसके अंदर फिर प्राइवेट कंपनीज, फॉर प्रॉफिट कंपनीज इन्वॉल्व होगी। तो ये जो रेडी टू सर्व मील्स है फिर उनको ये सारा कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। तो ये
हाईलाइट भी किया जा रहा है, प्लस जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं यहाँ पे स्पेशलिस्ट है इस इशू में, वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ये एक्चुअली फॉर प्रॉफिट कंपनीज को बेनिफिट होगा और ये इससे करप्शन का स्कोप ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फिलहाल जो होता है अंडर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि मिड डे मील स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम्स है, तो ये सारे प्रोग्राम्स में रेडी टू सर्व मील्स नहीं दिए जाते, लोकली कुक्ड फ्रेशली कुक्ड हॉट मील्स दिए जाते, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंटरनेशनली। अगर रेडी टू सर्व या मील्स दिए जाते जैसे अफ्रीका में भी ये किया गया था, तो उसमें चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में जब ये किया गया तो काफी सारे बेबीज की डेथ हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे एंडोर्स किया जा रहा है कि ये स्टेप ना लिया जाए। इवन जब फ्रेशली कुक लोकली सर्व्ड मील्स दिए जाते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो इन्वॉल्व है उनको अकाउंटेबल भी रखा जा सकता है, मदर्स उनसे भी कम्युनिकेट कर सकती है, डिमांड कर सकती है, पर जैसे कि आईसीडीएस स्कीम के अंदर भी है, पर अगर सेंट्रलाइज्ड रेडी टू सर्व मील्स आएगी तो वहां पे फिर अकाउंटेबिलिटी, लोकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी, तो वो है। और आईसीडीएस स्कीम का बजट काफी ज्यादा है, 16,000 करोड़ इसका बजट है, तो वो कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनीज यही टारगेट कर रही है कि इनका इनकम सोर्स बन जाए, तो इसीलिए इसको एंडोर्स किया जा रहा है। अगला न्यूज आइटम है, विथ नेहरू राइटिंग टू इट्स पीएम, इजराइल गेव आर्म्स टू इंडिया इन 1962। तो जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 में, तो उसके तभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल से मदद मांगी थी और उन्होंने वेपन्स प्रोवाइड भी किए थे इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो ये न्यूज सामने आ रही है। तो तब इंडिया इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं थे, तो नेहरू ने भी एंडोर्स किया कि इंडिया इज फॉर पीस, it will not intrude into anybody's territory। इवन जेरूसलम कहा गया कि जेरूसलम जो कैपिटल है इजराइल का, तो इसका हेब्रू मीनिंग है सिटी ऑफ पीस, तो हम भी पीस के लिए है। और इंडिया इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए 1992, तो अब इनका 25th ईयर है इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, तो इसलिए काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में भी है। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले इजराइल, तो उस कंटेक्स्ट में ये न्यूज है कि इससे इस डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट से पहले भी इंडिया इजराइल रिलेशंस थे, जैसे यहाँ दिखा दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, इंडिया गिव्स 500 मिलियन एड टू मॉरिशस। तो इंडिया मॉरिशस ने मैरीटाइम सिक्योरिटी अग्रीमेंट साइन किया है, इवन ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है मॉरिशस को, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी अग्रीमेंट के अंदर इवन कोस्ट गार्ड शिप है इंडिया की गार्डियन, तो ये इंडिया ने ग्रांट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर मॉरिशस को दिया है, उसका ऑपरेशनल लाइफ भी एक्सटेंड किया गया है। इवन एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी दिया गया है जो इंडिया ने बनाई है, फाइनेंस भी इंडिया ने की है, मॉरिशस कोस्ट गार्ड के पास ये फंक्शन करती है बाराकूडा, तो ये हाईलाइट किया गया। तो ये इंडियन ओशन में दोनों नेशंस कॉपरेट करते हैं, प्लस और भी जो एग्रीमेंट साइन किए गए वो एक सिविल सर्विस कॉलेज बनाई जाएगी मॉरिशस में, इवन ओशन रिसर्च में दोनों नेशंस कॉपरेट करेंगे। तो ये मॉरिशस है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये इंडिया का सदर्न रीजन है, मालदीव्स यहाँ आता है लक्षद्वीप के नीचे, सेशलीज नेशन यहाँ है, और ये मॉरिशस है, ये मदागास्कर जो आइलैंड नेशन है अफ्रीका का। फिर अगला न्यूज आइटम है, इन पुणे पैनिक ओवर जॉब्स ऑन द आईटी कैंपस। तो पुणे में ये जो मेजर आईटी पार्क है हिंजेवाड़ी पार्क, तो ये 2800 एकर्स का बड़ा टेक्नोलॉजी पार्क है, यहाँ पे काफी सारी आईटी कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, आईबीएम, और अब यहाँ पे कंसर्न्स अराइज हो रहे हैं क्योंकि ये देखा जा रहा है कि काफी सारे आईटी एम्प्लॉइज को अब निकाला जा रहा है, पिंक स्लिप दिखाई जा रही है, मतलब कि उनको निकाला जा रहा है, तो ये कंसर्न अब रेज किए जा रहे हैं, पर आईटी कंपनीज कह रही है कि ये कोई कंसर्न नहीं है, कोई ले ऑफ्स नहीं हो रहे हैं, नास्कॉम भी ये डिनाई कर रही है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवन जो वीजा रेजिम अब स्ट्रिंजेंट की गई है अंडर यूएस डोनाल्ड ट्रम्प, इवन जो ऑस्ट्रेलिया की 457 वीजा प्रोग्राम थी इसको स्क्रैप की गई, तो इससे भी इंडिया को एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, तो ये कंसर्न्स है। उसके अलावा कहा जाता है कि इवन ऑटोमेशन जो हो रहा है, काफी सारी आईटी कंपनीज अब ऑटोमेशन कर रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करती है, तो उनका मैन पावर डिपेंडेंसी अब कम हो रहा है, इसलिए ये ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो ये ले ऑफ्स में मेजरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उनको ये ले ऑफ्स फेस करने पड़ रहे, मतलब उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि वो अब उनका स्किल सेट ऑब्सोलीट हो जाता है। जो यंग वर्कफोर्स आता है वो लोअर पे पे भी रेडी होता है फंक्शन प्ले ना, उनका इनिशियल पे लो होता है, तो वो फिजिबल होता है कंपनीज के लिए, तो ये देखा जा रहा है। तो अब इवन यहाँ पे फोरम ऑफ आईटी एम्प्लॉइज यूनियनाइजेशन बन रहा है, यूनियंस बन रहे हैं आईटी एम्प्लॉइज के भी, जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पहले बेंगलुरु में, चेन्नई में ये काफी प्रोमिनेंटली फंक्शन कर रहे थे, अब इवन पुणे में भी एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक कंसर्न यहाँ रेज की जा रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है,
इंडियन रिसर्चर्स डेवलप 3D बायोप्रिंटेड कार्टिलेज। तो ये 3D बायोप्रिंटिंग, तो जो 3D प्रिंटिंग होता है मतलब आप प्रिंटर यूज करके 3D मॉडल बना सकते हैं। तो इसके अंदर इनपुट रॉ मटेरियल आप कुछ भी दो, प्लास्टिक दो, ग्लास दो, एनी मटेरियल, तो उसको यूज करके और एक 3D जो इमेज आपको बनानी है, तो वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड डिजाइन में आपको फीड कर दो कंप्यूटर में कि ये इमेज बनानी है, तो 3D प्रिंटर स्लाइस बाय स्लाइस सॉफ्टवेयर यूज करके स्लाइस बाय स्लाइस वो मटेरियल से वो बनाता है एक ऑब्जेक्ट, और फिर इसको पूरा फ्यूज करके मर्ज करके 3D ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये 3D प्रिंटिंग होता है। 3D बायो प्रिंटिंग में जो रॉ मटेरियल होगा वो प्लास्टिक ग्लास नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल बायोलॉजिकल मटेरियल होगा, तो स्टेम सेल्स यूज किए जाते हैं जनरली, और बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है 3D मॉडल, तो उसको कहते हैं 3D बायो प्रिंटिंग। तो ये इंडियन रिसर्चर्स ने यहाँ पे 3D बायो प्रिंटिंग करके कार्टिलेज बनाया, जो कार्टिलेज टिश्यूज होते हैं, जो कार्टिलेज जो इवन नी जॉइंट्स में जनरली होते हैं, जो डिजेनरेट हो जाते हैं, घस जाते हैं, जिस वजह से इवन आर्थराइटिस डिजीजेस हो जाती है, तो उसको अगर यहाँ कार्टिलेज रिप्लेस किया जाए तो वो फंक्शनिंग, ह्यूमन फंक्शनिंग इजी हो सकता है। तो इसीलिए बायो प्रिंटिंग करके कार्टिलेज बनाया गया है, और इसमें जो बायो इंक रॉ मटेरियल जो यूज किया गया है वो है बोन मैरो डिराइव्ड कार्टिलेज स्टेम सेल्स है, सिल्क प्रोटीन है उसके अंदर, और थोड़े फैक्टर्स भी है। तो इसके अंदर ये एडिशनल कंपोनेंट्स भी ऐड किए गए, क्योंकि जो कार्टिलेज बनता है वो ट्रांजिएंट कार्टिलेज होता है। तो ट्रांजिएंट कार्टिलेज जो होता है वो कार्टिलेज टिश्यूज जो है वो सेल्स फिर बोन सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बोन सेल्स में ना कन्वर्ट हो इसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर्स, ये सिल्क प्रोटीन्स और फैक्टर्स डाले जाते हैं ताकि वो कार्टिलेज रहे और फंक्शन कर सके लॉन्ग। तो ये इंडियन साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली बनाया है, और अभी इसका फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये कार्टिलेज एनिमल्स की नी जॉइंट्स में लगाई जाएगी और देखा जाएगा कि ये स्टेबल रहते हैं, ये क्या वो बाकी कार्टिलेज टिश्यूज के साथ मर्ज होती है कि नहीं। तो अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो फिर ये ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये एक स्टेप लिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, कॉमेट साइमुलेशन रिवील्स द इफेक्ट ऑफ द ब्रेथ ऑफ द सन। तो ये ब्रेथ ऑफ द सन जो है वो है सोलर विंड्स। तो सोलर विंड्स जो आती है तो प्लाज्मा होता है, ये सोलर जो प्लाज्मा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं जो सन से दूर जाते हैं एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो ये जो सोलर विंड्स है इसको डिटेक्ट भी इसलिए कर पाए थे हम क्योंकि हमने कॉमेट टेल्स को स्टडी किया था। जब कॉमेट टेल्स के शेप को स्टडी किया गया तब पता चला कि यहाँ पे इनके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है वो सोलर विंड्स का इफेक्ट हो रहा है, जो टेल टर्न होती है। तो ये कॉमेट्स भी जो होते हैं वो आइसी डस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका एक हेड होता है, एक हेलो टाइप उनका होता है, और फिर आगे उनकी टेल होती है। तो ये जो कॉमेट्स है ये इनका काफी एक्सेंट्रिक ऑर्बिट होती है, तो काफी दूर होते हैं सन से, और जब क्लोज आते हैं तब हम उनको देख पाते हैं। तो ये जो कॉमेट्स और सोलर विंड्स का इंटरेक्शन यहाँ पे स्टडी किया गया साइमुलेशन से, कि ऐसे मतलब साइमुलेशन मींस ऑन कंप्यूटर के जब इंटरेक्ट हो गए तो कैसे होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है रिगार्डिंग कॉमेट्स, क्योंकि रॉसेटा मिशन भेजा गया था, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था जो कॉमेट पे भेजा गया था, कॉमेट 67P पे। इधर इवन फिलाई लैंडर था, PHILA, तो ये फिलाई लैंडर ने कॉमेट 67P पे लैंड भी किया था, और यहाँ पे वो ज्यादा टाइम फंक्शन नहीं कर पाया लैंडर, पर काफी सारा जो इन्फॉर्मेशन हमको कॉमेट का मिला है इस मिशन से, रोजेटा मिशन से, तो उसको यूज करके यहाँ पे साइमुलेशन करके स्टडी किया जा रहा है रिगार्डिंग इंटरेक्शन। तो ये है सोलर विंड का और कॉमेट्स के बारे में। तो सोलर विंड जो है वो हार्मफुल हो सकती है, पर क्योंकि हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है दो पोल से ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है इसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है सोलर विंड्स, और जो सोलर विंड्स यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंचती है तो इसको ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। जो ये स्काई में लाइटिंग होती है, लाइटिंग इन द स्काई, नाइट स्काई, तो ये वो सोलर विंड्स की वजह से ही होता है। और ये है कॉमेट्स, तो ये न्यूक्लियस कॉमेट का होता है मेन पार्ट, और जो ये डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट टेल और आयरन टेल्स होती है कॉमेट्स की, वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है, अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कम्बैटिंग हेपेटाइटिस सी। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने ये स्टडी की है कि हेपेटाइटिस सी वायरस को टैकल करने के लिए सिर्फ एंटीवायरल्स नहीं देने चाहिए, इवन एंट्री इनहिबिटर ड्रग्स, कॉम्बिनेशन ड्रग्स होने चाहिए। तो एंट्री इनहिबिटर ड्रग्स वो होते हैं जो सेल्स को ये वायरस एंटर होने से स्टॉप कर सकते हैं, सेल्स, होस्ट सेल्स इनको वायरस को अलाउ ना करें एंटर होने के लिए। तो इससे वन सेल वायरस मल्टीप्लिकेशन स्टॉप किया जा सकता है और सेल्स वो डिजीज को कंटेन किया जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग देना चाहिए, वो एंडोर्स किया जा रहा है। और हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो लिवर को इन्फेक्ट करता है, और ये जनरली स्प्रेड होता है थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स। तो ये हेपेटाइटिस सी के बारे में है। तो काफी सारा इसमें जो है इंसिडेंस है वो यहाँ पे यूएसए में पाया जाता है, अफ्रीकन नेशंस में, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका में, और सेंट्रल और ईस्ट एशिया में काफी सारे हेपेटाइटिस सी केसेस होते हैं यहाँ पे।
फिर अगला न्यूज आइटम है व्हाई इज द स्काई ब्लू। तो सनलाइट जो आती है, तो सनलाइट इज व्हाइट लाइट, तो उसमें सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट कंप्राइजेस ऑफ ऑल 7 कलर्स विद क्योर, लेकिन हमको सिर्फ ब्लू स्काई क्यों दिखता है, हालांकि स्पेस में तो कोई कलर है नहीं। तो इसका रीजन ये है कि जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ सबसे कम है और अमंग्स द 7, एंड रेड लाइट हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो जब वेवलेंथ कम होता है तो लाइट, व्हाइट लाइट जो होती है वो स्कैटर होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है, एयर पार्टिकल्स के साथ ये लाइट कोलाइड होती है और यहाँ पे कोलिजन की वजह से स्कैटरिंग होती है। तो ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ है, तो इसीलिए ये जब से ज्यादा स्काई फिल हो जाता है ऑल डायरेक्शन में स्कैटरिंग की वजह से ब्लू लाइट का, तो इसीलिए हमको स्काई ब्लू दिखता है। और जब सनराइज और सनसेट हो रहा होता है, जब सन लो होता है नियर द होराइजन, तो तब हमको स्काई रेड रेड कलर के शेड्स में दिखता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है और तब सनलाइट को काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके आना होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो ये रेड लाइट ही ज्यादा वेवलेंथ की वजह से डिस्टेंस कवर कर पाता है और वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको सनराइज और सनसेट में कलर रेड कलर शेड्स दिखाए जाते हैं। फिर अगला है फाइटिंग इन्फेक्शन विथ बायो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यूएस के रिसर्चर्स है, उन्होंने बताया है कि सेल्स के अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम है, नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम। तो ये सेल्स आउटसाइड द नर्वस सिस्टम जो है, उनका रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए हम इनको ड्रग्स दे सकते हैं जिससे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग हो सके, इसको हम हैंडल कर सकते हैं ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। तो ये उन्होंने बताया कि इससे फिर इवन लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए रेजिस्टेंस लाया जा सकता है। तो ऑलरेडी ड्रग्स वही ड्रग्स है जो ऑलरेडी ह्यूमंस पे एडमिनिस्टर किए जाते, दिए जाते, तो इससे सेल का इंटीरियर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया जाता है ताकि फिर उनका इम्यून रिस्पॉन्स इंप्रूव होता है। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स टैडपोल्स पे किए गए हैं और उनका इम्यून रिस्पॉन्स इंप्रूव हुआ है फॉर ई कोलाई इन्फेक्शन इंजरी। तो ये इसको कहा जा रहा है नॉन न्यूरल बायोइलेक्ट्रिसिटी। तो सेल्स आउटसाइड द नर्वस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को इसको चेंज करके हम यहाँ पे इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर अगला है मरीन रेप्टाइल फॉसिल अनअर्थेड। तो ये है प्लायोसॉर, तो इसका नया स्पीशीज है, इसका फॉसिल पाया गया है इन रशिया। तो यहाँ पे ये मरीन रेप्टाइल था इन द टाइम ऑफ डायनासोर्स। तो ये प्रिडेटरी मरीन रेप्टाइल था जो अदर एनिमल्स को खाता था। तो ये प्लायोसॉर जो है ये प्लीजियोसॉर का ही एक टाइप है, स्पेशल काइंड है। तो प्लीजियोसॉर्स जो होते हैं उनका जो बॉडी शेप होता है वो ये मरीन वर्टिब्रेट्स का, जो मरीन वर्टिब्रेट्स तो है लेकिन इनका बॉडी शेप जो है ये ह्यूज ट्रंक होता है, 4 फ्लिपर्स होते हैं और यहाँ पे ये लॉन्ग नेक होता है। तो ये प्लीजियोसॉर्स है और ये जो प्लायोसॉर है इनका ही एक टाइप है। तो इसका पाया गया है कि इसका ये जो है प्लायोसॉर, इसका बहुत ज्यादा टीथ्स है काफी सारे और बहुत पावरफुल जॉज है और ये 2 मीटर लॉन्ग स्कल ऐसे है। तो ये टॉप प्रेडेटर था ओशंस में ड्यूरिंग द एज ऑफ डायनासोर्स। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है पुटिंग ब्रेक्स ऑन कैंसर। तो ये यूएस रिसर्चर्स है, उन्होंने ये डिस्कवर किया है कि बायोकेमिकल सिग्नलिंग प्रोसेस होता है जब कैंसर सेल्स ब्रेक अवे होते हैं। तो ये कैंसर के सेल्स जो होते हैं तो ये ट्यूमर्स बनते हैं। तो ट्यूमर्स में जो कैंसर सेल्स होते हैं ये एट अ लेटर स्टेज ये डिटैच भी हो जाता है सेल। तो ये सेल डिटैच होके फिर ये इंट्रावेजेशन होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स में ये अंदर चला जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सर्कुलेट होता है और फिर और कोई जगह पे यहाँ ब्लड वेसल को स्टिक होके एक्स्ट्रावेजेशन करके नई जगह पे या नए ऑर्गन में यहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर बनता है। तो ये जब होता है तो इसको कहते हैं मीटास्टैसिस स्टेज। तो ये मीटास्टैसिस जब डेवलप हो जाता है तो कैंसर फिर स्प्रेड होता है विग्रसली। तो ये मीटास्टैसिस स्टेज जो डेवलप होता है तो ये बायोकेमिकल सिग्नलिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सेल ब्रेक अवे होता है, डिटैच होता है। तो ये अगर स्टॉप किया जा सके, ये बायोकेमिकल सिग्नलिंग प्रोसेस को डिस्कवर किया गया, तो ये न्यूज है। तो अगर इसको यूज किया जा सके तो ये मीटास्टैसिस स्टॉप किया जाएगा तो कैंसर डेथ्स काफी सारे स्टॉप किए जा सकते हैं। तो ये एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हुई है ये बायोकेमिकल सिग्नलिंग प्रोसेस की, जिससे ये सेल बाहर निकलता है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर कंफर्म्स 3 जीका केसेस इन गुजरात।
तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि 3 जीका केसेस रिपोर्ट हुए थे अहमदाबाद से गुजरात में इन जनवरी 2017 और ये कंफर्म भी किए गए थे बाय इवन द इंडियन लैब्स, लेकिन इसका इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दिया गया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब 5 महीने बाद जब उनकी रिपोर्ट लाई, मेंबर स्टेट्स रिपोर्ट लाई गई ऑन जीका वायरस, तो तब ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको कंफर्म किया कि जीका वायरस केसेस पाए गए थे, 3 केसेस पाए गए थे और गवर्नमेंट कहती है अब ये कंट्रोल किए गए हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स यहाँ पे शॉक्ड है कि गवर्नमेंट ऐसे डिजीज आउटब्रेक को सीक्रेट कैसे रख सकती है, क्योंकि तब तो डायरेक्टिव्स देने चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो ये पॉइंट रेज की जा रही है। जीका वायरस काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में रहा है, ब्राजील से में काफी सारे केसेस हुए थे, माइक्रोसेफेली केसेस भी काफी हुए थे, ब्रेन साइज कम होती है जो बच्चे पैदा होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो जीका वायरस से अफेक्टेड है उनके, तो ये जीका वायरस का केस था। तो ये जीका वायरस स्प्रेड होता है थ्रू एडिस इजिप्टी मॉस्किटो और ये सेम मॉस्किटो इवन डेंगू और चिकनगुनिया ट्रांसमिट करता है। फिर अगला है G7 लीडर्स स्प्लिट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये G7 लीडर्स की मीटिंग थी, तो ये यहाँ पे 7 नेशंस है, तो यहाँ से 6 नेशन साथ में थे, लेकिन एक नेशन जो अलग है वो अमेरिका है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो इलेक्ट हो गया है अमेरिका फर्स्ट एजेंडा पे, तो यहाँ पे 3 मेजर इश्यूज थे। एक था रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, दूसरा जो प्रोटेक्शनिज्म अब आ रहा है इन ट्रेड, और तीसरा जो है वो है रिगार्डिंग रशिया। तो रशिया पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग भी G8 थी, अब G7 हो गई है, क्योंकि 2015 से रशिया को यहाँ से एक्सपेल किया गया है बिकॉज ऑफ इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। रशिया ने क्रीमिया रीजन अनेक्स किया फ्रॉम यूक्रेन, तो इसीलिए अब G7 में रशिया इंक्लूडेड नहीं है, G8 G7 बन गया है। तो यहाँ पे ये 3 इश्यूज पे एक्चुअली कंसेंसस जो आ पाया, अमेरिका रेडी हुई, तीनों नेशन 7 नेशंस में से 6 साथ में थे, पर अमेरिका अलग है क्योंकि अमेरिका इवन क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट जो है पेरिस अग्रीमेंट, उसका कमिटमेंट जो ऑलरेडी दे चुके हैं बराक ओबामा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको वो फुलफिल करेंगे या नहीं उसके ऊपर भी वो अभी तक कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं कर पाए। तो उनको और टाइम चाहिए डिसाइड करने के लिए कि वो फॉलो करेंगे कि नहीं 2015 पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के कमिटमेंट्स। तो वो कंसर्न्स भी है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। सेकेंड रिगार्डिंग ट्रेड, जो प्रोटेक्शनिज्म लाया जा रहा है, तो वो कंसर्न्स है कि प्रोटेक्शनिज्म को नहीं लाना चाहिए। तो ये फाइट अगेंस्ट प्रोटेक्शनिज्म को एक्चुअली G7 के कम्युनिके में फाइनली इंक्लूड किया गया, अमेरिका को कन्विंस किया गया। तो एक ये इशू पे कंसेंसस टू सम एक्सटेंट आ पाया। तो ये रिगार्डिंग द G7 समिट है। तो ये ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स जो है नेशंस है, ये है USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा एंड जापान। तो ये G7 नेशंस है, टॉप मेजर 7 मेजर एडवांस्ड इकोनॉमीज है विथ वेरी हाई नेट नेशनल वेथ, वेरी हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यूज। तो ये होती है ये। फिर अगला है बांग्लादेश SEZ, इंडियाज लिस्ट ऑन May 29। तो ये है रिगार्डिंग इंडिया इकोनॉमिक जोन्स। सो ये इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश SEZ अलाउ करेगी टू इंडियन कंपनी, स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। तो इसके लिए MOU साइन हुआ था जून 2015 में। इवन बांग्लादेश ने बताया है कि कौन से रीजन्स में SEZ लाए जाएंगे, तो लोकेशंस भी पॉसिबल लोकेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, पर अब तक इंडियन कंपनीज की लिस्ट बनाई नहीं गई है जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे इंडियन इकोनॉमिक जोन्स में। तो अब कहा जा रहा है 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो अब लिस्ट फाइनली बांग्लादेश गवर्नमेंट को हैंड ओवर की जाएगी। तो ये जो है इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी जो होगा ये इंडियन कंपनीज जो इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को, तो उसको यूज किया जाएगा इसके लिए। तो वो है। प्लस इवन इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रिलेशंस देखा जाए तो ये काफी इंडिया के फेवर में, जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है, क्योंकि $6.8 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें से $6 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट्स है। तो इसको फेवरेबल, इसको बैलेंस करने के लिए ट्रेड इम्बैलेंस को भी ये स्टेप लिया जा रहा है, ताकि और इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में किए जाए और इंडियन कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये भी है। प्लस इवन चाइना ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया अक्टूबर 2016 में, $24 बिलियन चाइना इन्वेस्ट करेगी बांग्लादेश में। तो इसीलिए इंडिया भी यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर रहा है। तो वो सब ये न्यूज है। तो ये SEZ की तरह ही होगा इंडियन इकोनॉमिक जोन। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पशन दिए जाएंगे इनकम टैक्स और ड्यूटीज पे, इवन FDI सीलिंग्स होगी इनके लिए। पूरा कैपिटल और डिविडेंड जो है वो रिपैट्रिएट कर सकते हैं, मतलब फिर से होम कंट्री को, मतलब इंडिया में भेज सकते हैं ये कंपनीज। तो ये सारा है। इवन वर्क परमिट्स इजीली दिए जाएंगे और सिटीजनशिप भी दिया जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट्स अप टू पर्टिकुलर लेवल है तो।
तो ये सारे कंसेशंस दिए जाएंगे फॉर इंडियन इकोनॉमिक जोन्स इन बांग्लादेश, और इसके लिए जो कंपनी की लिस्ट है, जो कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट करेगी, वो इंडिया फाइनलाइज करके बांग्लादेश को हैंड ओवर करेगा। फिर अगला है यूके वोज इंडियन स्टार्टअप्स टू कम्पीट इंटरनेशनली। तो ये है इंडिया इमर्जिंग 20 प्रोग्राम, IE20 प्रोग्राम। तो ये लंदन मेयर मिस्टर सादिक खान ने इनिशिएटिव लेके एस्टैब्लिश किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन टेक स्टार्टअप कंपनीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए। तो अभी 20 इंडियन टेक स्टार्टअप कंपनीज को विनर्स डिक्लेयर किया गया है। तो ये जो कंपनीज है उनको इंटरनेशनल स्टेज दिया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कर सके, अलायंसेस कर सके और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो लंदन अपना बेस बना सकते हैं क्योंकि लंदन एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर है, तो उसके लिए उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये 20 कंपनीज अब इंडियन स्टार्टअप्स सिलेक्ट की गई है। तो इंडियन स्टार्टअप्स को नॉट जस्ट इंडिया बट इवन लंदन यहाँ प्रमोट कर रहा है। तो एक कंपनी जो है वो ट्रांससेल है इनमें से 20 में से एक। तो ये एक कंपनी है जो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट्स का डेवलपमेंट टारगेट कर रही है, तो इसको भी प्रमोट किया जाएगा। फिर लास्ट न्यूज आइटम है डोंट इग्नोर द एडल्ट्स इन डीवर्मिंग। तो इंडिया का जो नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम है, तो इसके अंदर जो टारगेट पॉपुलेशन है वो है 1 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को यहाँ पे एक्चुअली बाय एनुअल इवेंट है, मतलब हर 6 महीने में एक ड्रग डोज दिया जाता है, मतलब 2 ड्रग डोजेस होते हैं इन ईयर। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिंगल डोज किया जाएगा। ये अल्बेंडाजोल ड्रग होता है जो दिया जाता है। तो ये जो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है वो कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अगर सिंगल डोज दिया जाएगा तो ये फिर से रियाकर होगी, फिर से वार्मिंग हो जाएगा चिल्ड्रन में। और इसमें एडल्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, वो और एक कंसर्न है। तो अगर एडल्ट्स ने इंक्लूड किए जाएंगे तो एडल्ट्स विल बिकम रिजर्वायर्स ऑफ वर्म्स और उनकी वजह से ये स्प्रेड होगा, तो ये इजीली टैकल नहीं हो पाएगा। तो इवन एडल्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए और रिकरिंग होना चाहिए ये इनिशियली एटलीस्ट, ताकि ये फेज आउट हो सके वार्मिंग, एंड देन ये डीवर्मिंग प्रोग्राम को भी आप एंड कर सकते हो। तो वो कहा गया है। तो ये वार्मिंग की वजह से इवन बच्चे एनेमिक हो जाते, आयरन डेफिशिएंसी, अंडर नरिश्ड हो जाते, वीक सिक हो जाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये डीवर्मिंग किया जाता है। तो ये वर्मिंग जो है वर्म इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि आप जब ओपन में डिफिकेट करते, टॉयलेट्स यूज नहीं करते, हाथ अच्छे से नहीं धो रहे, नेल्स क्लीन नहीं रख रहे, सराउंडिंग्स क्लीन नहीं है, शूज हमेशा पहनने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, फूड कवर्ड होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स धो के खाने चाहिए। तो इससे ये वर्म इन्फेक्शंस आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये है, तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।